नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अक्सर हाँ, जब किसी राज्य में नई सरकार बनती है, उस सरकार का जो एजेंडा होता है, गवर्नेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, गवर्नेंस का जो डेफ़िसिट है, उसको कैसे पूरा किया जाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बनी है और सरकार का एजेंडा वहाँ की जो गवर्नेंस डेफ़िसिट है, उसको पूरा करने का होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से टीएमसी में पश्चिम बंगाल में टूट हो रही है, पहले विधायकों में टूट हुई, अब उनके संसदीय दल में टूट की खबरें हैं। वो संख्या कहाँ पे जाके टिकेगी? क्या उनका मर्जर होगा या नहीं होगा? क्या वो अलग गुट के रूप में कैसे रह सकते हैं? क्योंकि संविधान इसकी मान्यता नहीं देता। उन्हें बीजेपी में मिलना होगा या उनकी सदस्यता जाएगी? ये सारी खबरें लगातार पिछले 1 हफ्ते से न्यूज़ की जो दुनिया है उसमें तैर रही है। सवाल ये भी है कि आखिर टीएमसी की टूट इसी वक़्त में जब बीजेपी की नई सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, क्या वो इतनी ज़रूरी थी? इसके पीछे टीएमसी का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से ये टूट हो रही है? या फिर जैसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है? या फिर असली एजेंडा टीएमसी की टूट नहीं, बल्कि डिलिमिटेशन का बिल है, जो कि संसद के मॉनसून सत्र में बीजेपी सरकार पारित कराना चाहती है। तो इन मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर असली एजेंडा क्या है? टीएमसी का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? टीएमसी खुद से टूट रही है, बीजेपी के दबाव में टूट रही है? टूटने के पीछे की असली वजह क्या है? हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में। सीनियर बीजेपी लीडर सुधांशु मित्तल साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट शीतल पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुधांशु जी आपसे। एक तो तर्क है, एक लॉजिक है कि ठीक है, जो टीएमसी में स्वाभाविक टूट है, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी का रोल था, जिस तरह से ममता बनर्जी का जो रूल था, उससे लोग दुखी होकर वहाँ पे बीजेपी की तरफ अलाइन हो रहे हैं या सत्ता में बने रहने के लिए वो डेवलपमेंट के नाम पे या किसी नाम पे उसको आप शब्दावली दे दें, वो टूट हो रही है। दूसरा तर्क ये कहता है कि इसके पीछे बीजेपी है, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग हुई, वो तो बहुत ही साफ हो गया। लेकिन असली जो मोटिव है, लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब कोई नई सरकार बनती है, तो गवर्नेंस उसका एजेंडा होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अगर टीएमसी का लूट था, भ्रष्टाचार था, तो बीजेपी की प्राथमिकता वहाँ की गवर्नेंस को ट्रैक रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। लेकिन एक तरह से तैयारी लग रहा है कि यह मानसून सत्र की हो रही है। आप कैसे देखते हैं टीएमसी के इस रिबेलियन को, टूट को, या फिर जो नई तैयारी है उसको? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि गवर्नेंस की कॉस्ट पे कुछ हो रहा है। अगर आप पिछले 1 महीने का मूल्यांकन करें तो गवर्नेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि वहां पे भयमुक्त एक प्रशासनिक व्यवस्था। जी, इस सवाल को आपसे लेते हैं। सुधांशु जी जुड़ जाएंगे तो वो अपनी बात पूरी करेंगे कि आपको इसका असली एजेंडा क्या समझ में आता है जो टीएमसी में टूट हो रही है? जिस तरह से खबरें आ रही है, डीएमके भी सपोर्ट कर सकती है संसद में बीजेपी को। तो कुल मिलाकर वो जो 362 का आंकड़ा है संविधान संशोधन बिल को पारित करने के लिए, उसके लिए ये सारी कवायद चल रही है या ये स्वाभाविक टूट है जो टीएमसी में हो रही है? देखिए, मैं इसको दूसरी तरफ से देखता हूं। जब हमारी अर्थव्यवस्था में इस तरह की वृत्तियां डेवलप कर जाती हैं जैसी हमारे यहाँ इस समय है, वैसे दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, लेकिन दुनिया भर के लोकतंत्र से और भारत के लोकतंत्र में एक फर्क है। हम एक विकासशील देश हैं और विकासशील देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था या हमारे जो संवैधानिक ढांचे की चूलें होती हैं, वो उस तरह से मजबूत नहीं होती बहुत सारे लेवल पर जिस तरह से विकसित देशों में है। वहां कानून का शासन और कानून का पालन करने वाला समाज भी होता है और संस्थाएं भी होती हैं, और एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करते हुए मिलती हैं बुरे से बुरे वक्त। बहुत से मामलों में अमेरिका वगैरह में हम देखते हैं, वहां भी ऐसे चेंजेस का असर सब जगह है दुनिया में, लेकिन इसका असर तुलनात्मक रूप में विकासशील देशों में और उससे भी ज्यादा और गरीब देशों में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उस आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब होती नजर आती है। अब आर्थिक व्यवस्था क्या है? आर्थिक व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि इस दौर में क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो बहुत विकसित होके आ रहा है, संकेंद्रण हो रहा है चीजों का। देश के सारे बंदरगाह एक घराने के पास चले गए, पेट्रोकेमिकल बिजनेस में एक घराने का वर्चस्व हो रहा है,
टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में एक दो घरानों में ही सब कुछ चीजें निहित हो रही हैं। बिजली उत्पादन में पूरे देश में एक या दो घरानों की सबसे ज्यादा और खासकर एक घराने की बहुत केंद्रीकरण हो रहा है व्यापार का। एयरपोर्ट्स के बिजनेस अब इन सबको कमर्शियल कर दिया गया है, ये भी एक घराने में निहित हो रहे हैं। तो ज्यादातर चीजें संकेंद्रित हो रही हैं और ये ऑक्सफैम और दूसरे आंकड़े कंफर्म करते हैं कि हमारे यहाँ 1.1% जो एक हिस्सा है समाज का, उसके पास 38% देश की दौलत ऑलरेडी इकट्ठा हो गई है और ये विकास अब ऊपर की ओर है। दूसरी ओर जो बाकी 70% लोग हैं करीब, उनके यहाँ उनकी इनकम में कमी हो रही है, उनकी बचत में कमी हो रही है, उन पे कर्ज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कठिनाइयां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और 50% लोगों के पास तो जितना है वो सब उनके बराबर भी नहीं है जितना 0.1% लोगों के पास है। तो 10 और कुल उसमें 10% लोग ही समाज के ऐसे हैं जिनकी इस पूरे दौर में जिनकी आर्थिक स्थिति में विकास हुआ है, 90% लोगों के उसमें नुकसान हुआ है। हम राजनीतिक पैराए में पाते हैं कि हमारे 86% सांसद एडीआर के अध्ययन के अनुसार, उनके खुद के द्वारा फाइल एफिडेविट के अनुसार करोड़पति हैं। एक ऐसे देश में जहां 50% आबादी तो एकदम बहुत गरीब है, 70% आबादी गरीब और उससे निचले वाले स्तर पे आप ले सकते हैं, उस जिसमें करोड़ की तो बात ही बहुत ज्यादा होती है। सालाना वो बेचारे 1-1.25 लाख में हमारा एवरेज कहीं जाके गिरता है सालाना, महीने का 10-12 हजार बनता है, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे परिवार हमारे यहाँ 4-5 हजार 6 हजार वाले हैं। तो ऐसे देश में सारे हमारे सांसद 86% वो आंकड़ा इसलिए है कि हम आदिवासी और दलित समाज के लोगों को भी रिजर्वेशन की वजह से चुनाव में खड़े करने पर बाध्य हैं। हेलो, इसलिए उन बहुत सारे लोग जो हैं वे जो है उस स्ट्राटा को से आते हैं जिससे वो आंकड़े में 14% हमारे यहाँ जगह बच जाती है, वरना 100% ये होता कि हमारे सब सांसद सिर्फ करोड़पति होते। जिस देश में मैक्सिमम लोग गरीब हैं, जो करोड़पति नहीं है, उस देश में सांसद सारे करोड़पति हैं। तो ये भी एक केंद्रीकरण होने की तरफ है। तो जब आर्थिक मामलों में केंद्रीकरण इस तरह से बढ़ता है और क्रॉनिक कैपिटल प्रैक्टिस में आती है, तो राजनीति में केंद्रीकरण क्यों नहीं होगा? राजनीति तो इस दौर में जब से हमारे यहाँ उदारीकरण आया है, उसके खर्च बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। अब चुनाव लड़ना जो है वो, वैसे तो हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए असंभव है। कार्यकर्ताओं के लिए धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों में लगभग खत्म होता जा रहा है। कुछ दलों में जो विचार और उसके आधार पर काम करती हैं, बीजेपी भी एक हद तक है, उसमें बहुत 100 साल उसने काम किया है, लेफ्ट पार्टीज हैं। और एक जमाने में कांग्रेस थी, अब तो नहीं हो, आजादी के बाद के पहले दशक की बात थी। तो अब उस तरह के लोग राजनीति में नहीं है। सभी जगह राजनीति में वही हैं जिनके पास आर्थिक रूप से जो सदृढ़ है समाज में, मतलब जो करोड़पति है, सीधे से यूं कहिए, वही लोग राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो केंद्रीकरण हो रहा है अर्थव्यवस्था में, इसका रिफ्लेक्शन आप उसके सोसाइटी के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बिना देखे नहीं रह सकते। पॉलिटिक्स उससे अलग कैसे हो सकती है? तो ये जो छोटी पार्टियां हैं, इनका भविष्य नहीं है। ये एक सीजन था, क्योंकि अगर आपने बॉन्ड, हमारे पास लास्ट वो है संकेत, जो बॉन्ड के डिटेल्स आए थे, ममता बनर्जी जीवन भर सूती साड़ी पहनती रही और चप्पल पहन के घूमी, लेकिन बॉन्ड में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा चंदा उनको मिला था। और चंदा देने वाला कौन था? उनको जो चंदा मिला था सैकड़ों करोड़ था, और उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा दिया था वो मद्रास की एक जुआ खिलाने वाली कंपनी ने दिया था। यानी ज्यादातर चांसेस है कि वो पैसा घुमा के आया होगा, वो पैसा कहीं और से कलेक्ट हुआ होगा, उनके जरिए एक बिल बना के इधर दिखाया गया होगा। तो ये जो स्थिति है कि एक पार्टी जिसकी लीडर सूती साड़ी में रहती हैं, चप्पल पहन के पूरा जीवन गुजारती हैं, 2 कमरे के घर में रहती हैं, उनकी पार्टी को देश में आप देखते हैं कि जब बॉन्ड का एक्सपोज होता है तो लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा चंदा उनको मिला हुआ होता है। शायद 1300-1400 करोड़, मुझे अभी याद नहीं है, पुरानी बात हो गई, इतना चंदा था। दूसरे, आईपैक नाम की एजेंसी को हायर करना, आईपैक बहुत महंगा सौदा है। उसमें किसी भी गिवन टाइम में 3000 लोग फील्ड में काम करते रहते हैं। ये 3000 लोग, उसमें कम से कम 50,000 रुपए रोजाना पे करने वाले, 50,000 रुपए मंथली पे करने वाले लोग होते हैं। और उन्होंने इसको 2019-20 से हायर कर लिया था,
और अभी 26 के चुनाव में जाने तक वो उनके लिए काम कर। आप सोचिए इतना बड़ा पैसा एक राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ एक राज्य में सरकार में थी कहां से दे रही थी। तो जाहिर है कि ये सब चीजें जो है हमारे ऐसे ही हर राज्य में हमारे जो सत्रप्स हैं, जो विभिन्न राजनीतिक घराने हैं, जो अब कठिनाई में लगते हैं, जो सब ये चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ एजेंसियों के जरिए इनके उनके जरिए हमारी पार्टी तोड़ी जा रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब लोग 15-20 हजार करोड़, 25 हजार करोड़, 10 हजार करोड़, 15 हजार करोड़ के एसेट्स पे बैठे हुए हैं। ये सब बड़े बड़े लेकिन शीतल जी, इस आर्गुमेंट को तो अब सुधांशु जी जुड़ गए हैं, उनसे ले लेते हैं इस सवाल को। इस आर्गुमेंट के हिसाब से तो बीजेपी और कांग्रेस सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं कॉर्पोरेट जो चंदा है उसके, और आज की तारीख में तो सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स बिना पैसे से हो नहीं सकती, जितनी पॉलिटिक्स आज की तारीख में महंगी हो गई है। तो वैसे में जो टीएमसी में टूट हो रही है, टीएमसी में जो रिवेलियन हो रहा है, उसके पीछे की जो वजहें हैं वो ठीक है। टीएमसी की जो गलतियां हैं, अभिषेक बनर्जी का, अच्छा चुनाव से पहले तक तो सारे लोग अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप को मान रहे थे, सब ममता बनर्जी से खुश थे। चुनाव के बाद अचानक से सबको राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना है। सुधांशु जी, आप इस टूट को कैसे देख रहे हैं, और असली जो एजेंडा है, जो असली इंडियन एक्सप्रेस की आज की भी जो खबर है कि 2027 में जो अभी जो सेंसस हो रहा है वो 1 मार्च के बाद अगर सरकार ने ये बिल नहीं लाया तो वैसे भी 2027 का सेंसस इस्तेमाल करना होगा डिलिमिटेशन के लिए। तो सरकार के पास जो विंडो बचता है वो सिर्फ मॉनसून सेशन और विंटर सेशन का बचता है कि जिसमें कि सरकार से इस डिलिमिटेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पारित कर सकती है। तो असली जो एजेंडा है वो है जिसके कारण टीएमसी या डीएमके या तमाम जो पार्टियों में सांसद खोजे जा रहे हैं कि ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित हो सके। देखिए, इसमें 3 पहलू हैं। पहला प्रश्न जो था वो ये था कि क्या जीतने के बाद वहां वेस्ट बंगाल में गवर्नेंस जो है वो खत्म हुई है क्या, या केंद्र मतलब भाजपा का व्यवस्था में उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है और टूट फूट की तरफ ध्यान है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक महीने के अंदर जितना कुछ नई सरकार ने अचीव करा है वो अपने आप में मतलब काबिल तारीफ है। आप सोचिए, जो भय था, जो खौफ था, जो सत्ता का दुरुपयोग था, जो गुंडाई थी, जो फिरौती थी, उस सबको 1 महीने के अंदर डिसमेंटल कर देना, जितना वहां का आपराधिक माहौल जो था उसको तोड़ के वहां पे कानून की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी सरकार की हो ही नहीं सकती है। देखिए, किसी भी सरकार का प्रथम कार्य क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर। ये जो है, ये किसी भी राज्य जब ये पूरी व्यवस्था गवर्नेंस की स्टैब्लिश हुई थी तो फर्स्ट फंडामेंटल स्टेट का क्या था कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर, देयर शुड बी एन ऑर्डर एंड फॉर द ऑर्डर देयर शुड बी अ लॉ, और उसकी प्रभुसत्ता जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आपने 1 महीने में देख लिया कि वहां का असलियत क्या थी वेस्ट बंगाल की। वहां पे क्या पुलिस काम कर रही थी? वहां गुंडा राज था, वहां पे माफिया राज था, हर चीज में फिरौती, हर चीज में वहां पे उगाई होती थी। उसको खत्म करना और खौफ गुंडों के मन में पैदा कर देना कि अब व्यवस्था बदल गई है, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। और मैं सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ, तहे दिल से बधाई देना। मैं यहाँ राजनीतिक एक वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ। मैंने बहुत साल, शीतल जी हमारे बहुत दोस्त हैं, बहुत साल तक हम लोगों ने राजनीति के बारे में एक निष्पक्ष विचार रखा है, और उस विचार के अंतर्गत मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण राज्य में, मतलब देश में जहाँ तीसरा सबसे बड़ा राज्य, यूपी के 80 सांसद आते हैं, 48 सांसद महाराष्ट्र से आते हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल से आते हैं, वहां की व्यवस्था में कानून की प्रभुसत्ता की स्थापना, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जहां तक सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार अपना उत्तरदायित्व बहुत अच्छे से निभा रही है। आप देखिए, अतिक्रमण खत्म करना, मतलब हर वो गैर कानूनी कार्य जिससे कि राज्य की स्थिति कमजोर थी, राज्य में भय था, और राज्य में विकास के लिए जो अड़चने थी उनको एक एक खत्म करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो एक साइड हो गई। अब दूसरा प्रश्न आया कि भाई टीएमसी में क्या हो रहा है।
80 सीट तक सीमित हो जाना किसी राजनीतिक संगठन को जो इतने साल से वहां पे सत्ता में काबिज था, इसका कोई संदेश समझ रहे हैं आप? लोगों के मन में कितनी कुंठा होगी, कितना आक्रोश होगा, कितनी निराशा होगी। जो निकल के आए, 93% लोग बाहर निकल के आए और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल करा। इसकी कल्पना करिए कितना कितना गुस्सा भरा हुआ था। और क्यों भरा हुआ था? कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था जो थी, वहां पे सिर्फ एक दो जनों की आवाज थी और उस आवाज में नीति नहीं थी, नियत नहीं था, सिर्फ दुरुपयोग जो था, प्रशासन का दुरुपयोग खौफ पैदा करने के लिए था। तो वो दुरुपयोग जो था, खौफ, वो संगठन के अंदर भी होगा। ये हम लोगों ने सबने देखा है। हमने जहां डिक्टेटरशिप देखी है, और खासतौर से वो जो राजनीतिक संगठन होते हैं जो कि व्यक्ति प्रधान होते हैं। देखिए, कांग्रेस व्यक्ति प्रधान मैं नहीं मानता, बीजेपी तो है ही नहीं, एक विचार प्रधान है। लेकिन जो संगठन किसी एक व्यक्ति के नाम पे बनते हैं, उनमें उस व्यक्ति की प्रभुसत्ता होती है और उसी वजह से जो उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है, उसकी जो है वो डिक्टेटरशिप होती है। ऐसे में कुंठा होना, आक्रोशित होना उसके सदस्यों को स्वाभाविक है, लेकिन खौफ होता है, डर होता है, क्योंकि उसी के नाम पे वोट पड़ रही है, उसी की वजह से वो राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए लोगों को बोलने में हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब उसका जो शीशा है, जब वो टूटता है, जब वो चरमरा जाता है, तब लोगों में आता है कि नहीं भाई, ये गलती थी, हम बोल नहीं पाए, लेकिन कम से कम अब तो बोल लें। जब आज जनता ने हमें नकार दिया है, जब हमारा सत्य जो है, जो हम भ्रम में जी रहे थे कि इस खौफ की वजह से लोग हमें फिर भी वोट देंगे, जब वो भ्रम टूटा है, तो फिर लोगों में आता है कि नहीं, अगर यही व्यवस्था रही तो हमारा भविष्य जो है अंधकार में है। और इसलिए ऐसे समय में राजनीतिक संगठनों में विद्रोह होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पे अभिषेक जो थे, वो कोई स्वाभाविक नेतृत्व थोड़ी था। ममता जी का स्वाभाविक नेतृत्व था, उनके नाम पे पार्टी बनी थी। लेकिन अपने भतीजे को जब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसकी चली वहां पे उसके लोग, तो ये स्वाभाविक राजनीतिक नेतृत्व नहीं था। और जिस व्यवस्था में अस्वाभाविक राजनीतिक नेतृत्व होता है, वो नहीं चलती है। क्यों? वो जब तक की वोट, आपने दोनों सवालों का बड़े खूबसूरती से जवाब दिया सुधांशु जी। लेकिन सवाल ये है कि जो तीसरा सवाल है कि असली जो इस समय सरकार का जो मोटिव है या बीजेपी का मोटिव है, आप जो ये सारे जो डिजेक्टेड लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया, उनका सहयोग इस समय, उनका साथ क्यों लेना चाह रहे हैं? इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? अब प्रश्न आया कि भाई, ये जिनको नकारा है तो ये तो चुने हुए हैं, ये तो 80 जो थे उनके, वो तो चुने हुए थे ना, वो कोई नॉमिनेटेड तो थे नहीं। उनमें जो है, उनमें एक टूट है। अच्छा, उनकी टूट में हमने उनको कहां साथ ले लिया? अभी तक जो है, जो वहां के विधायक हैं, उनको कोई हमने अपने यहाँ शामिल कर लिया या उनको हमने समर्थन दिया है क्या? हमने तो कुछ करा ही नहीं है। जहां तक लोकसभा के सदस्य और उनके राज्यसभा के सदस्य हैं, वो सदस्य अपनी टूट अपनी वजह से कर रहे हैं, वो भाजपा की वजह से नहीं कर रहे हैं। उनकी टूट होगी, उनका क्या अस्तित्व रहेगा, उनका क्या विचार रहेगा, उसके हिसाब से राजनीति में जो सही होगा वो होगा। अच्छा, एक किसी भी विधायक के लिए, विधेयक के लिए समर्थन लेना, ये तो किसी भी सरकार का स्वाभाविक कार्य है। आज डीएमके ने पहले उसके खिलाफ वोट करा है, अगर आज डीएमके उसके पक्ष में वोट करेगा तो क्यों नहीं लेनी चाहिए? सरकार को अपने विधेयकों के लिए अगर किसी का भी समर्थन मिलता है तो क्यों नहीं लेना चाहिए? आप बताइए मुझे लगता है ये तो स्वाभाविक है। और ये तो हमारे यहाँ हम लोग ये सोचते हैं, आप अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखें तो वहां पे क्या है, विप, हमारे यहाँ तो विप जो है हर चीज पे लागू हो सकती है। लेकिन जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, उसमें विप जो है सिर्फ नो कॉन्फिडेंस पे या फाइनेंस बिल पे होती है। बाकी हर व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी भी विधेयक के बारे में अपनी राय रखने का हक होता है। तो वहां पे तो इतना चर्निंग होती है विधेयकों को लेकर। तो यहाँ पे संगठित तौर पे अगर किसी विधेयक को लेके चर्निंग हो रही है और उसमें किसी का समर्थन हो रहा है,
तो उसको राजनीति से जोड़ के देखना मुझे लगता है ये बहुत सटीक विश्लेषण नहीं होगा। और ठीक है। सरकार अच्छा, दूसरी बात समझिए, मतलब इस पार्लियामेंट ने यूनानिमसली 2/3 रिजर्वेशन पास करा है। मतलब ये भी नहीं है कि कोई मत विभाजन में ये जबरदस्ती से कोई हुआ हो। जो हाउस यूनानिमसली उसको मत विभाजन को मतलब आरक्षण को देता है, उसको जब कार्यान्वित करने के लिए विधेयक लाया जाता है तो राजनीति करी जाती है। तो राजनीति कौन कर रही है? सरकार कर रही है, ये विपक्ष कर रहा था। ये सारे जने जो थे ये राजनीति कर रहे थे या सरकार राजनीति कर रही थी? सरकार तो वही कर रही थी जिस विधेयक को सर्वसम्मति से इस सदन ने पास करा था। और ये वो विधेयक है जो महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाला है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विधेयक है। आप कल्पना करिए, इस देश में 1/3 सीटें जब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी विधानसभा में और लोकसभा में, उसकी कल्पना करिए आज से 25 साल बाद। आप देखिए हिंदुस्तान की राजनीति का चेहरा क्या होगा। मैंने तो वो जमाना देखा है कि इक्के दुक्के कोई महिला होती थी राजनीति में, और होती थी तो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते थे। आज इतनी संख्या में ना केवल महिलाएं होंगी, इतनी लंबी, इतनी बड़ी संख्या में ये प्रभुसत्तात्व होंगी वहां पे, ये प्रतिनिधित्व कर रही होंगी। तो उसका परिवर्तन, उसकी कल्पना करिए। मुझे लगता है इतना प्रोग्रेसिव विधेयक को राजनीति की वजह से पराजित करना ये जघन्य अपराध था। और उस जघन्य अपराध को अगर हम लोग ठीक कर पाएंगे तो मुझे लगता है देश की बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसको छोटे दायरे में नहीं देखना चाहिए हमें, इसको संकीर्ण दायरे से, इसका संकीर्ण विश्लेषण करेंगे तो शायद हम न्याय नहीं करेंगे। शीतल जी, जो सुधांशु जी का आर्गुमेंट है वो एक बड़ी सागवाई के साथ बात कहते हैं, लेकिन ये जो विपक्ष के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, सरकार का आर्गुमेंट बहुत साफ है कि देखिए अगर इस विधेयक को हम डिले किया तो महिला आरक्षण वाला तो एक एस्पेक्ट है ही कि महिला आरक्षण वाला एलोकेशन कैसे होगा। दूसरा कि राज्यों की जो सीटें हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, अगर 1 मार्च 2027 में तब तक जो वो डिलिमिटेशन और सेंसस जब पूरा हो जाएगा तो नए डिलिमिटेशन के बाद वो लगेगा। वैसी स्थिति में तो दक्षिण के राज्य और डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे। इसलिए सरकार 2011 का सेंसस इस्तेमाल करना चाहती है। तो अगर उस लॉजिक को देखें तो सरकार भी सही है, लेकिन अगर उसके पीछे के बिहाइंड मोटिव जो दक्षिण के राज्य या विपक्ष को लगता है कि असली जो एजेंडा है सरकार का वो डिलिमिटेशन, यानी कि जिस तरह से एसआईआर हुआ उस तरह से विधानसभा और लोकसभा की सीटों के ज्योग्राफी में परिवर्तन करके अपने लिए फेवरेबल सीट बनाना है। आपको लगता है कि ये आर्गुमेंट जस्टिफाइड है या सुधांशु जी या जो सरकार कह रही है उस आर्गुमेंट में दम है? नहीं, डिलिमिटेशन वाले मामले में गृह मंत्री जी ने फ्लोर पे कह दिया था, तो जो फ्लोर वगैरह पे कहा जाता है जनरली ये माना जाता है कि सरकार उस लाइन पे है कि उसमें तो वो जितना परसेंटेज ग्रोथ है उतनी ग्रोथ कर देंगे, तो साउथ वालों को नुकसान नहीं होने देंगे। ये तो कहा था, पता नहीं उसको करेंगे तब, अब नया जब करेंगे तब देखेंगे हम, लेकिन जो कहा था उसमें इस बात पे वो स्वीकार कर लिया था उन्होंने। तो वो समस्या तो उस तरह की नहीं रही है। मान लीजिए जितने नंबर यूपी में बढ़ेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में नंबर तमिलनाडु के भी बढ़ेंगे, आंध्रा के भी बढ़ेंगे। साउथ के राज्यों का जो रिजर्वेशन है वो तो उस डायलॉग से खत्म होता है। अगर वो सरकार अपने कहे पर, जैसा कि फ्लोर पे कही हुई बात पे माना जाता है कि वो सरकार उसका ऑनर करना चाहती है, तो इसलिए वो बात नहीं है। हाँ, महिला आरक्षण वाला मामला हो सकता है कि उसमें ये महिला आरक्षण वाला मामला क्लियर हो जाए, इस मेजोरिटी हो जाने में 2/3 बहुमत मिल जाए सरकार को ये करने के लिए, तो वो निश्चित तौर पर जो सरकार इस मामले को करेगी वो जिंदगी भर उसको पॉलिटिकली फायदा तो पॉलिटिकल मिलेगा इससे कि महिलाओं के लिए इतना ऐतिहासिक काम हो गया। किसी को ये नेचुरल, ये तो देखिए इसको अननेचुरल नहीं मानना चाहिए। तो जो सरकार रहती है वो अपने लिए राजनीतिक हित तो सामने रखती है, लेकिन उसमें सामाजिक हित एक साथ होते हैं, एक दूसरे से निहित होते हैं। ये आलोचना का बिंदु नहीं है। हमें उसी पे आना चाहिए कि जो पार्टियां टूट रही हैं इसको हम समझे। ये एग्जैक्टली ये भी नहीं है कि इनको सबको ईडी वाले और वो लोग चले गए हैं। ये सब, इसमें से बहुत सारे लोगों ने रिश्वतें ली हैं, इसके प्रमाण है। ये जो दस्तीदार है, काकोली दस्तीदार, 2016 में आप ही लोगों ने वो सब चलाया था सारे मीडिया में, पैसे लेते हुए इनके फोटो और वो सब डिटेल। इवन जो चीफ मिनिस्टर है ये भी पैसा ले रहे थे और इनका सब फोटो वोटो चलाया था। देखिए ये
मैंने जैसा बताया कि राजनीति में इस समय कोई भी इस तरह के लोग नहीं हैं जो समाज के कैरेक्टर से ऊपर पैसे से न हो गए हो। और हमारे जैसे देशों में अगर पैसा आपके पास आता है तो बहुत सारे कारक उसमें वही होते हैं कि जिसमें कहीं न कहीं दाग धब्बे होते हैं। और अगर डिस्पेंसेशन इस तरह का है जिसके पास एजेंसियां हैं जिनमें दांत हैं और दांत बहुत असर करते हैं, तो जेलों में आप सड़ सकते हैं और कठिनाइयां हो सकती हैं आपके लिए। तो सरल तरीका क्या है कि अपनी जो भी राजनीतिक अस्मिता है, धन साधन है, पैसे रुपए हैं, उसको बचाने के लिए आप सत्ता के करीब होते हैं, सत्ता के पास जाते हैं। और इसके तो प्रमाण है, इससे सुधांशु जी इनकार नहीं करेंगे कि इनके दल में आ जाने के बाद उन लोगों के कष्ट दूर हो गए हैं जिनके कष्ट थे पहले। तो उस ये लॉजिक तो के हिसाब से लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि मिसेस जब गांधी थी, इंदिरा गांधी ने भी यही सारे हथकंडे अपनाए अपने जमाने में, जो कि नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। तो इसलिए सत्ता में जो कोई भी होता है उन हथकंडों का इस्तेमाल करता है। उसमें मात्रा का फर्क हो जाता है। हाँ, डिग्री का फर्क हो जाता है। उसमें ये होता है कि आपकी हैंडलिंग कैसी है, आप कितने काबिल हैं, आप कैसे अफसरों को नौकरी पे लगाते हैं उन जगहों पे जिन जगहों से ये सब काम होते हैं। तो ये भाई, ये तो अब हम चाहें या ना चाहें, ये श्रेय आपको देना होगा जो इस समय डिस्पेंसेशन है कि उन्होंने ऐसे लोगों को लगा रखा है जो उनके लिए रिजल्ट ला रहे हैं। अब वो पॉलिटिकल सुधांशु जी, रिजल्ट हाँ सुधांशु जी, शीतल जी, सुधांशु जी एक कुछ उस पे रिजॉइंडर कमेंट करना चाहते। शीतल जी, क्योंकि आप है इसलिए मैं ये बात कहूंगा, कोई और होता तो शायद ये बात नहीं कहता। स्वागत। मतलब मैं शीतल जी को एक विचारक के रूप में बहुत अरसे से जानता हूं और गंभीर विचारक हैं, व्यवस्था के विचारक हैं। इसलिए शीतल जी, कुछ चीजें हैं जो व्यवस्था है और कुछ है अपवाद है ना। हम लोग अगर अपवादों को लेके व्यवस्था का मूल्यांकन अपवादों को लेके करेंगे तो शायद व्यवस्था का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। देखिए, सारी बात इस चीज से चालू करिए कि 80 सीट तक ये सिमटी कैसे। सबसे बड़ा बात है, अच्छा ये जनादेश है। आज मुझे नहीं लगता कि आपको भी या किसी को भी कोई भ्रम होगा कि ये पराजय जनादेश की वजह से है, ये कोई वोट चोरी की वजह से नहीं है। अपनी हार को के लिए किसी और के सर पे दोष मढ़ना तो बहुत आसान है। मुझे लगता है, मैंने तो वो जमाना देखा है जो विनम्रता से अपनी हार हम लोग स्वीकार करते थे। बहुत देखिए हमने तो हार, और हम कहते थे ये जनादेश है, सराखों पर है, हमें कमी रही होगी, हम सोचेंगे और फिर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। हमने जनादेश का कभी अपमान ये कह के नहीं करा कि ये जनादेश नहीं है, ये तो वोट चोरी है। तो जनादेश अगर 80 सीटों तक किसी को सीमित कर रहा है तो सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा था उस राजनीतिक संगठन में भी, क्या हो रहा था और उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर क्या हो रहा था, और उसके जो परिणाम हैं वो जब आप सामने रखेंगे, निष्पक्ष विश्लेषण में सामने रखेंगे, तब जो हो रहा है आपको बड़ा स्वाभाविक लगेगा। क्योंकि देखिए, हर राजनीति में आपने भी देखा है, हर एक आदमी गाड़ी घोड़ा बंगले के लिए नहीं आता। आप करिएगा, बहुत आ गए हैं, राजनीतिक व्यवस्था में गिरावट आ गई है, लेकिन गंभीर लोग भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। और खास तौर से देखिए, जो संगठन विचारधाराओं से जुड़ा होता है उसमें व्यक्ति विचार से प्रेरित होकर राजनीतिक व्यवस्था में आया होता है, तो कुछ देने भी आया होता है। तो एक ही ब्रश से अगर हर सारे एक ही रंग से सारे ब्रश को हम चला देंगे, वो भी ठीक नहीं है। कुछ गंभीर लोग बहुत हैं अभी भी राजनीतिक व्यवस्था में। तो व्यवस्था में जब इस तरह की चीज आती है, इतना आक्रोशित जनादेश आता है, तो समझने की जरूरत है कि क्या खराबी हो रही होगी, कितना कितना दूषित होगा सारी व्यवस्था का माहौल। टॉक्सिक था वो, और जब वो टॉक्सिसिटी टूटी है तो शायद कुछ लोगों में फिर साहस आए, कुछ में अपॉर्चुनिज्म भी होगा, मैं ये नहीं कहता हूं। आज अपनी खाल को बचाने के लिए कुछ लोग उस तरह भी करेंगे, ये भी सत्य है, लेकिन सिर्फ एक ही कारण है, मैं ये नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लेकिन संकट सुधांशु जी, संकट ये है जो स्वपन दास गुप्ता ने कहा कि भाई, अगर आप टीएमसी के कैडर को, उनके जो कार्यकर्ता हैं ग्राउंड लेवल पे, वो अपनी स्वीकार्यता चाहते हैं आज की तारीख में, उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आप उन सबको बीजेपी में ले लेंगे, ठीक है, सांसदों को न भी लें, कार्यकर्ताओं को ले लें, तो फिर आपका आप में और टीएमसी में फिर अंतर क्या रहेगा? फिर तो आप बीजेपी का भी टीएमसी करण हो जाएगा, जो स्वपन दास गुप्ता सवाल उठा रहे हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल सही उठा रहे हैं। और इसी वजह से नीचे, अगर आपने सुवेंदु जी का बयान सुना हो और प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुना हो, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं लेना इन लोगों को। जिन लोगों ने जो जो कि प्रतिबिंब बने हुए हैं उस टॉक्सिक व्यवस्था के, उन लोगों के वो भेड़िए की तरह रूप बदल लें, वो हमें स्वीकार्य नहीं है और इसलिए नहीं लिया जा रहा है उन लोगों को। मैंने कहा कहीं अपवाद हो सकते हैं, उन अपवादों से व्यवस्था को मूल्यांकन न करिए, क्योंकि नीचे के स्तर पर कई बार अपवाद हो जाते हैं जो पता भी नहीं लगते हैं। लेकिन व्यवस्था में ये निर्णय है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। देखिए, ये अगर आपने सफर देखा होगा तो कम्युनिस्टों के शासन के सरगना, गुंडाई के सरगना सब टीएमसी में घुस गए और उन्होंने वही करा जो कम्युनिस्टों के जमाने में हो रहा था। इसीलिए भाजपा में इस चीज का एहसास है और इस चीज के प्रति सजग है कि वही लोग, पता लगा सरकारें बदल गई, व्यवस्था वही रही, ये नहीं होने दिया जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है इस मापदंड पे अभी हम लोगों को इसको जांचना, इस पे निर्णय नहीं देना चाहिए, रुकना चाहिए। पहले देखिए कि जो आशंकाएं हैं वो सत्य, उसमें सत्य था या वो सिर्फ आशंकाएं थी। मुझे लगता है अभी आशंकाओं का खेल ज्यादा हो रहा है। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशंस। हम लोग जो है हॉरिबल इमेजिनेशन पे लगे हुए, आज के वास्तविक, मैं जैसे कहा, आप खुद सोचिए, मैंने भाजपा के राज्यों में, मैंने राज्यों के जब सरकारों के परिवर्तन देखे ना, तो इतना बड़ा प्रशासनिक इम्पेटस मैंने नहीं देखा। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि जिस एकाग्रता से और जिस माइंडसेट से वहां गवर्नेंस दी जा रही है, वहां पे डिसमेंटल करा गया इस गुंडा राज को। मतलब इसको तो ये काबिले तारीफ है। इसलिए मुझे बहुत विश्वास है कि जो फियर हम लोग यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं वो कभी सत्य नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको समझते हुए ये सारी चीजें हो रही हैं। आप देखिए, नहीं तो आपको लगता है कि इन गुंडों को छोड़ दिया जाता? आपको लगता है कि पुलिस इतने बड़े पैमाने पे इनके पीछे पड़ के इनको सबको जेल भेज रही होती? ये तो फौरन ही चोला पहन के भाजपा का झंडा लेकर खड़े हो गए थे। तो इसलिए वो मैं नहीं मानता। मैंने जब फिर कह रहा हूं, प्रश्न ये है कि टीएमसी का क्या होगा। भाजपा संभाल लेगी अपने आप को, जनादेश मिला है, जनादेश के साथ उत्तरदायित्व मिला है और हम उस उत्तरदायित्व को समझते हैं, तो वो तो हो जाएगा। प्रश्न है टीएमसी का क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। टीएमसी के खुद के अपराध, इसका जवाब शीतल जी देंगे। और शीतल जी, इसमें जवाब ये भी आप दे दीजिएगा कि टीएमसी का जो हो सो हो या रीजनल पार्टियों का जो हो सो हो, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में क्या बाकी जो रीजनल पार्टी हैं उनका खात्मा हो जाना चाहिए? और अगर 2 नेशनल पार्टी ही बचेंगी, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरी जो नेशनल पार्टी, जिसमें कि 23-24 लोगों का एक coup पहले शुरू हुआ था, वो बच गया, लेकिन वो भी पार्टी डिवाइड हो जाए, वो भी खत्म हो जाए? वैसी स्थिति में आपको लगता है कि सिर्फ एक पार्टी, एक देश, एक शासन कितना जायज होगा? देखिए, एक तो बंगाल की स्पेसिफिक पोजीशन हमें समझनी पड़ेगी। बंगाल में करीब 29% मुसलमान आबादी है। राजनीति हम सोचते हैं कि ममता बनर्जी करती थी या लेफ्ट फ्रंट करता है या उसके पहले कांग्रेस करती थी। नहीं, राजनीति हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश की ऐसी परिस्थिति रही है कि उसमें क्या होता है कि जो, या जहां भी जो अल्पसंख्यक वगैरह होते हैं उनमें, और खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों में और पर्टिकुलरली मुसलमानों में, ये जरूर है कि वो धार्मिक आधार पर संगठित ज्यादा होते हैं तुलनात्मक रूप में। अभी हम पा रहे हैं कि हिंदुत्व के उभार के बाद हिंदुओं में भी वो परिस्थिति आई है और बहुत एक तरफा हो जाता है। जो सारे होते हैं एक तरफ हो जाते हैं। कुछ जिलों में, मालदा में और वो मुर्शिदाबाद वगैरह में ऐसा हुआ है कि वहां हिंदू एक एक वोट एक जगह जाता है, सारा का सारा, एक भी नहीं इधर उधर होता। ऐसे ही वहां तो वो जो 29% मुसलमानों की पॉलिटिक्स थी वो नायक पैदा करती थी। हम ममता बनर्जी को नायक समझते रहे। अगर वो अब शिफ्ट कर जाएगी और ममता बनर्जी का अवसान हो गया, वो लेफ्ट फ्रंट के साथ थी तो लेफ्ट फ्रंट बहुत तगड़ा नजर आता था और 32-34 साल चला। और जब उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर की लड़ाई के बाद शिफ्ट किया था, और उस समय खेजूरी वगैरह में तो ये शुभेंदु अधिकारी ही लड़ाई में शामिल थे, तो उसके बाद वो सब मुसलमान आबादी का एक बहुमत हिस्सा, बहुमत माने 70-75% तक
वो शिफ्ट हो गया तृणमूल कांग्रेस में, जो ओरिजिनली कांग्रेस का एक पार्ट थी। तृणमूल कांग्रेस कोई बाहर से आई हुई पार्ट नहीं थी, वहां पॉलिटिक्स दो ही थी, कांग्रेस और लेफ्ट। तो लेफ्ट से ज्यादा कांग्रेस पहले से वहां तगड़ी थी, वो भी 30 साल वहां राज कर चुकी थी। बीच में एक आंदोलन चला था वहां, उस दौरान बड़ी मारकाट हुई थी दोनों तरफ से, बहुत सारे नक्सली मारे गए थे और बहुत सारे पुलिस के और सुरक्षा बलों के और सामान्य नागरिक मारे गए थे। ये सब 7-8 साल वहां बहुत चला, 67 से लेके 74 तक। तो उससे वहां एक हिंसक वातावरण हुआ था और बहुत सारे सत्रप जो कांग्रेस के हम लोग जानते हैं, चाहे वो आज अधीर रंजन मजूमदार के रूप में हो, प्रियरंजन दास मुंशी थे, मालदा में गनी खान फैमिली थी, ये अधिकारी फैमिली थी जो आज शुभेंदु अधिकारी के पिता, ये सब वहां के बड़े मसलमैन थे और ये सब कांग्रेस में थे। और जो नीचे का काडर में क्रिमिनल था वो उस लेफ्ट के साथ था। अब ये मुझे लगता है कि माइनॉरिटी शिफ्ट करेगी कांग्रेस की ओर। ममता बनर्जी ये समझती है, इसलिए वो भाग के इंडिया बचाने आई है, इंडिया गठबंधन की, जिससे कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप न करे। क्योंकि माइनॉरिटी खिसकी तो ममता बनर्जी सीधे डाउन होकर 7-8% पे आएंगे, अगले चुनाव 4th पे पहुंच जाएंगे। वो आप फाल्ता की सीट में देख लीजिए, उनका वो मुस्लिम उम्मीदवार जो मुसलमान था उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वोटिंग के दौरान 4 दिन पहले कहा हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है। वो अपनी जान बचाने और उसके सब के चक्कर में सोच रहा है। उसके विड्रॉ करते ही बाद रनर अप लेफ्ट फ्रंट हो गया। बहुत सी जगहों पे लेफ्ट फ्रंट भरेगा, बहुत सी जगहों पे कांग्रेस भरेगी। माइनॉरिटी का शिफ्ट लेफ्ट में आखिर में होता है, पहले वो बीच में अगर कोई दूसरा उनके पास अल्टरनेट है, कांग्रेस या तृणमूल थी जैसे इनमें, तो वो पहले इनमें जाता है। जैसे केरल में जो माइनॉरिटी है दोनों, जो करीब 44-45% है, उन दोनों का फर्स्ट प्रेफरेंस कांग्रेस है। तो ये जो यहाँ वो फर्स्ट प्रेफरेंस कांग्रेस लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में कांग्रेस के स्वेल करने के चांसेस अब बहुत हैं, क्योंकि एक साथ 29% आबादी के मेजॉरिटी का चंक उनकी तरफ शिफ्ट करेगा। और वो शिफ्ट होते ही ममता बनर्जी की ताकत एकदम से घट के जमीन पे आ जाएगी, जो उनकी पॉलिटिकल ताकत है। तो उससे जो उनके पास नॉन मुस्लिम आबादी के भी लोग हैं, उसमें से कुछ बीजेपी में चले जाएंगे, और जरूर सुधांशु जी सुनेंगे इस पे, और कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे। वो बहुत कमजोर होंगी अगले चुनाव तक आते आते। इसलिए वो चाहती इंडिया गठबंधन रहे और कांग्रेस वहां इसमें हस्तक्षेप न करे, ऐसी मेरी धारणा है। जी सुधांशु जी बताएंगे। शीतल जी, ये इंडी गठबंधन जो है ये बड़ा मजेदार चीज है। देखिए, हर राज्य में लड़ कौन रहा है? ये सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। Correct. और राज्यों से ही इनकी ताकत बनती है ना। इंडी गठबंधन में जो राजनीतिक संगठन है तो वो तो क्षेत्रीय संगठन है, वो तो एक प्रदेश के संगठन है, और वहां कांग्रेस उनसे लड़ती है। तो एक स्वाभाविक ये गठबंधन नहीं है। ममता, जो आपने कहा ना, देखिए ममता जी यहाँ पे आके इंडी को मजबूत करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो लड़ेगी ना वहां पे। जैसे अब की बार भी कांग्रेस और लेफ्ट ने दोनों ने ममता से लड़ा ना वहां पे, बहुत जोर से। अगर आप सीटों का अगर विश्लेषण करिए तो कितनी सीटें ममता ने उनकी वजह से हारी है, उसका भी एक विश्लेषण देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्वाभाविक व्यवस्था जो है आज दूसरी हो गई। ये क्या हो गई है? एक पोल पे तो भाजपा खड़ी है और उससे लड़ने के लिए सब कहते हैं चलो चलो सब इकट्ठे संगठित हो जाओ, सब संगठित हो जाओ। अब इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतने ज्यादा हैं कि वो अननेचुरल है। लोकसभा को देखते हुए संगठित होने की बात करते हैं, लेकिन जहां पे राज्य जहां जहां उनके स्टेक्स हैं वहां आएंगे तो सब लड़ेंगे। अब आप सोचिए, विजयन को राहुल जी ने कितनी गाली दी, ठीक है, ममता जी को कितनी गाली दी, और फिर ये कहते हैं कि भाजपा बोल रही है ममता जी। अरे तुम ही कह रहे थे ममता भ्रष्ट है, तुम ही कह रहे थे विजयन भ्रष्ट है, और फिर अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जा रही तो तुम बोल रहे हो कि साहब ये तो राजनीतिकरण हो रहा है। तो क्या है, विश्वसनीयता, जो कथन है उसकी विश्वसनीयता इसलिए खत्म है कि उसमें सत्य नहीं है। भाई सत्य होगा तो विश्वसनीयता होगी ना। राजनीतिक सत्य है कि आप एक दूसरे से, कोई एक दूसरे को नहीं चाहता, लेकिन भाजपा के भय से राज्य में मेरी जो डोमेन है उसमें ना आओ, लेकिन हाँ केंद्र में हम सब इकट्ठे थे। केंद्र में ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये होगा नहीं। ये अपने को एक फॉल्स सिक्योरिटी के आधार पर सब लोग दिखाना चाहते हैं अपने काडर को। ये बेसिकली ये सारा जो है देश के लिए नहीं हो रहा है, ये अपने अपने काडर को एक उम्मीद देने के लिए हो रहा है कि नहीं नहीं देखो हम संगठित हो गए हैं इसलिए हम लड़ने की स्थिति में हैं।
लेकिन ये लेकिन सुधांशु भाई एक बस एक चीज और कहना चाहता हूँ। देखिए असलियत क्या है? असलियत ये है कि हमेशा लोग जब वोट देते हैं तो तुलनात्मक तौर पर वो देखते हैं कि उम्मीद क्या है। मतलब पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पॉलिटिक्स ऑफ होप। कास्ट महत्वपूर्ण है लेकिन होप ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, लेकिन एक समय आता है कि जब आप सरकार से इतने आक्रोशित होते हैं तो कहते हैं गधे घोड़े उल्लू को दे दूंगा, इसको नहीं दूंगा। ठीक है, और वहां पे फिर एक सुनामी चलती है। तो हर व्यवस्था में सिचुएशन का मूल्यांकन 3 दृष्टि से हमेशा करिएगा, तब सत्य को हम लोग देख पाएंगे। एक, क्या ये वोट सरकार के प्रेम में सरकार को मिली, या ये वोट इतने सरकार से आक्रोशित थी कि किसी को भी मिल गई, या ना आक्रोशित थे ना प्रेमी थे, तो उन्होंने तुलनात्मक तौर पे देखा कि उम्मीद कहाँ है, और जहां पे उम्मीद दिखी वहां चले गए। इन 3 पैरामीटर्स के बीच में लोगों की चॉइसेस होती हैं। हम लोग राजनीतिक तौर पे अक्सर इस चीज को हम ढंग से मूल्यांकन नहीं करते। हम लोग इतने सेल्फ अश्योर्ड होते हैं कि हम राजनीति में लोगों का सत्य देखना नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। आज विपक्ष की समस्या क्या है? विपक्ष जो है, आप सब लोग राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी अगर विपक्ष में अगर अपनी कुछ भी एक व्यक्तित्व में अपनी गंभीरता पैदा कर लेते तो शायद लोगों के लिए एक तुलनात्मक तौर से एक और उनके सामने एक और कोई होता। यहां पे दिक्कत क्या है कि उनके व्यक्तित्व में गंभीरता ही नहीं है, राजनीतिक गंभीरता ही नहीं है, स्थिरता नहीं है, इसलिए वो वैकल्पिक नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में जब कोई वैकल्पिक नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं होगा तो भाजपा से आप लड़ने की बात करते हैं, आप लड़ोगे कैसे भाई? और आप लॉन्च, रीलॉन्च, 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 आप एक ही विफल नेतृत्व को कितनी बार रीलॉन्च कर लोगे भाई? जिस बेसिक प्रोडक्ट में दम नहीं होता। एडवर्टाइजिंग में एक कॉन्सेप्ट है, यू कैन नॉट सेल अ बैड प्रोडक्ट। आप उस बैड प्रोडक्ट को रियलाइज करके आप जब तक प्रोडक्ट, वैकल्पिक प्रोडक्ट जिसमें गंभीरता हो, आप करोगे नहीं, तो आप भाजपा से कैसे लड़ोगे? मतलब जिस संगठन में एक से एक, मतलब एक झड़ी है लोगों की, जिनके नेतृत्व में आप में गंभीरता दिखेगी, आपको उसमें आस्था दिखेगी आपको नेतृत्व में, तो आज मुद्दे दूसरे हैं और उन मुद्दों की वजह से जो परिणाम निकल रहे हैं वो दूसरे हैं। उनको भाजपा पे थोप दे, हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहते ही कि आप विपक्ष सारा भ्रमित रहे, वो कहे वोट चोरी होगी। हम तो चाहते हैं वो ये कहते रहे, ताकि वो कभी ये गंभीर प्रयास ही ना करे कि हमें सुधरना कैसे है। वो इसी चीजों में अपने बहकामे में खुश रहे, बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। सॉरी शीतल जी, मैंने आपको देखिए, होता ही है। आपके सवाल से पहले मैं कहता, लेकिन जब सत्ता का केंद्र कोई ऐसा होता है जिसके बारे में ये धारणा हो जाती है कि ये स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है, जैसे नेहरू जी जब आए थे आजादी के बाद, तो फिर गैर कांग्रेसवाद जैसा नारा आया था, उसमें सब शामिल थे, उसमें जनसंघ भी शामिल था और उसमें लेफ्ट भी शामिल था, एक हिस्सा उसका, और दूसरे लोहिया जी वगैरह तो उसका नेतृत्व भी कर रहे थे। वैसे ही इस समय भाजपा को लेके ये है कि ये बहुत लंबे समय तक आने वाले हैं और उधर अरब सागर से गंगा सागर तक वही लहरा रहे हैं, तो इस तरह की धारणा पैदा होती है। अब रही बात ये है कि इसमें जो लोग लीड कर रहे होते हैं वो कब नतीजे ला पाएंगे, उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। वो लोग भी 77 में नतीजा ला पाए थे जब एक इमरजेंसी लगी, वैसे आंदोलन 74 से शुरू हो गया था। तो ये अभी की जो भाजपा की स्थिति है, ये एक आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर रही है। अब वो काकरोच में चला जाएगा कि मच्छर में चला जाएगा कि छिपकली में चला जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जमीन में खटपटाहट हो रही, क्योंकि आर्थिक प्रबंध कुशलता में इस समय की सरकार बहुत सारे पैरामीटर्स पर रिकॉर्ड है, वो आरबीआई और सबसे एक्सेप्टेड रिकॉर्ड है कि वो कठिनाइयों में है, वो पूरी तरह से कठिनाइयों में। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन राष्ट्रीय परिस्थितियां, उनका अपना नेतृत्व ने जो फैसले लिए हैं वो भी जिम्मेदार। उससे एक ऐसी, अब क्या ऐसी चीज इस देश में पैदा होगी और क्या उसको कोई नेतृत्व दे पाएगा,
ये सवाल हम भविष्य में छोड़ दें, किसी एक को क्यों गलत या सही कह रहा है। मैं इसमें एक ही चीज कह दूं, बहुत दिनों में शीतल सुना, जी, इसलिए पता है इनको सुने देर तक। एक शीतल जी, आप जो कह रहे हैं ना कि आंदोलन से नेतृत्व निकलेगा, निकल सकता था, बिल्कुल निकल सकता था। लेकिन क्या होता है कि जब आंदोलन से नेतृत्व निकलता है और नेतृत्व जो है वो विफल होता है, वो निराश करता है, वो विश्वसनीयता खत्म करता है ना, तो दोबारा आंदोलन से नेतृत्व निकलने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ, ये सही है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, रास्ता बहुत कठिन है। लोग नहीं, क्योंकि आंदोलन से जब वो चले जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आंदोलन से नेतृत्व निकला था असम में, आसू के आंदोलन से एजीपी बनी थी। एजीपी ने जब निराश करा तो बहुत लंबे समय लगा दोबारा किसी छात्र आंदोलन को अपने अस्तित्व को स्थापित करने में। ऐसे ही जन आंदोलन के नाम पे बड़ा आंदोलन हुआ, देश में एक वैकल्पिक उम्मीद जागी है। देश ने उस आंदोलन को एक मौका दिया, और जब उस आंदोलन ने धोखा दिया, ये मैं केजरीवाल जी के लिए कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ लोगों को धोखा नहीं दिया ना, उन्होंने एक उस उम्मीद को धोखा दिया जो कि एक आंदोलन से वैकल्पिक नेतृत्व के लिए हो सकती थी। और अब उस उम्मीद को सफल होना, ये कॉकरोच वाला जो आपने अभी देखा है ना, देखिए अभी तो 3 दिन हो गए, भूल गए ना आप? भूल गए ना? क्यों भूल गए? नहीं, अभी तो अब आंदोलन में विश्वसनीयता को स्थापित करना, पहले तो विश्वसनीयता जांची नहीं थी, उम्मीद की वजह से आपने विश्वसनीयता को नहीं जांचा था। अब आप जब तक विश्वसनीयता को नहीं जांच लेंगे, तब तक आप आंदोलन को अपना मत नहीं देने वाले हैं। और इसका इल्जाम जो है सिर्फ एक आदमी में पड़ेगा, वो है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने इस धारा को तबाह कर दिया। आज फुटबॉल सिद्धार्थ जी के ही उसमें रहने दीजिए, और आज अब कार्यक्रम समेट मैं आगे के लिए बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सुधांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शीतल जी आप जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मोटी बात यह है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसको नए नैरेटिव, नए प्रोग्राम, नए ऑप्टिज्म, जिसको कहते हैं आशा की जो किरण है, जनता को नए सपने दिखाने होंगे। जो पुराने ग्रामर है, पुराने जो फार्मूले हैं, उससे वो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगी। जहां तक टीएमसी की बात है, टीएमसी में न केवल अपने कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से टूट हो रही है, वो ठीक है कि बीजेपी उस मौके का फायदा उठाना चाहती है, और कोई भी राजनीतिक दल उस मौके का फायदा उठाना चाहेगा। बीजेपी का भी दबाव होगा, बीजेपी भी अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही होगी, लेकिन टीएमसी की जो टूट है, जो क्राइसिस है, वो एक तरह से अपनी गलतियों का भी नतीजा है। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि सरकार अपने नंबर्स क्यों, जिसको कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी तक पहुंचाकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित कराने के लिए मानसून सत्र में आगे बढ़ रही है, और ये असली वजह है इस टीएमसी टूट की। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.